हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए, साइंस के हम लोग एक महत्वपूर्ण नोट्स को शुरू किए हुए हैं और ये आपका नया सीरीज है जो कि आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर किया गया है एज ए नोट्स। तो इसको आपको कंप्लीटली लगाने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, जो नोट्स के अंतर्गत प्रश्न आपके सिलेक्ट हुए हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है ये आपके ओवरऑल आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इसका कई सारे क्लास आपका 3 से 4 क्लास आपका अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है और डेली इवनिंग में जितने भी आपका बुक आपका मार्केट में लॉन्च होता है, ये सारा कुछ आपके A to Z आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से भी जुड़ करके आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका 99 से आपका कवर होगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने 98 तक आपको कवर करा दिया है कल वाले क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट आपको रेलवे करके प्ले लिस्ट बना दिया है, रेलवे साइंस करके, तो वहाँ से जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। तो आइए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना हो संभव नहीं है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बिना घर्षण के होना संभव नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक गिलास को पकड़ना बिना घर्षण के भी संभव हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैरम खेलना या दरवाजे की गति या फिर एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना, ये सभी आपके घर्षण के फलस्वरूप हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। बल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अपकेंद्र बल होता है, एक अभिकेंद्र बल होता है। अपकेंद्र बल जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है तो इसे अपकेंद्र बल कहा जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन या फिर दूध से क्रीम को निकालना, ये सभी अपकेंद्र बल है। और अभिकेंद्र बल में क्या होता है कि सेंटर की ओर आपका बल लगता है। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वृत्तीय वस्तु वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो इसमें किस प्रकार का फोर्स कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, क्योंकि जिसमें आपका फोर्स लगता है ये आपका सेंटर की ओर लगता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका डैश बदल जाता है। प्रत्येक बिंदु पर इसका वेलोसिटी यानी वेग बदल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। वृत्तीय गति एकमात्र आपका ऐसा गति है जिसमें कि आपका वेग आपका समान रहने के बाद भी त्वरण उत्पन्न होता है, यानी एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता है। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दिशा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका कंडक्ट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अगला कुछ फैक्ट दिया गया है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु की दिशा परिवर्तित होते रहता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है, इसमें आपका अपकेंद्रन बल कार्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग डैश होता है। एएलपी टेक्नीशियन का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2018 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहा जा रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो ग्रहों की परिक्रमा आकार जो होता है ये आपका दोस्तों होता है फैले हुए वृत्त के जैसा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार सर्पिलाकार दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैले हुए वृत्त जैसा होता है। गिरा हुए आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। लगाइए आंसर आप सभी लोग। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसका जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। वही छोटू जी की बात करेंगे तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है,
जी का मान आर के मान के सम अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? देखिए जो जी का आपका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका दोस्तों ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। सबसे कम कहाँ पर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है। जी का इकाई क्या है? तो अभी मैं बार बार इसको लिखा हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का भी जो एसआई मात्रक होता है, इसको भी मैंने अभी लिखा हुआ था वृत्तीय सर्कुलर मोशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी कहा जा रहा है कि डैश पर निर्भर नहीं करता है। जी की फ्रेंड्स अगर बात करी जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्व जी के कारण त्वरण डैश है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? गुरुत्व जी के कारण त्वरण बताना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये फ्रेंड्स आपका जी एम अपॉन आपका आर स्क्वायर होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, जैसे आपका एफ इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम आपका जो है मास ऑफ आपका अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर आपका पृथ्वी की त्रिज्या है। एम दोस्तों वस्तु का आपका द्रव्यमान है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ फैक्ट आपको और भी दिए गए हैं, जैसा कि आपका फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मूला को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एएलपी के अंतर्गत नोमेरिकल का वेटेज होता है और नोमेरिकल आपको डाल दिया गया है। किसी वस्तु का भार डैश में सर्वाधिक होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान फ्रेंड्स याद रखना है शून्य होता है। तो ये पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 है तो चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर आपका 36 हो जाएगा। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर अगर आपका 6 है तो पृथ्वी पर आएगा तो ये आपका 6 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जी का वैल्यू होता है ये आपका 9.8 होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का पृथ्वी पर पूछा रहे, पृथ्वी पर कितना होगा? तो पृथ्वी पर जो आपका दोस्तों होगा ये आपका 6 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको बताया था कि जी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, इसी से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर होते चलेंगे। तो ये आपके सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम खोज किया था केपलर ने। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया गया है, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट है आपका गति के नियम, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये आपका न्यूटन ने दिया है। ग्रहों की गति का नियम ये आपका केपलर ने दिया है। गति के समीकरण तथा जड़त्व का नियम ये आपका गैलीलियो ने दिया है, और गैलीलियो ने ही माइक्रोस्कोप का खोज किया था और दूरबीन का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे तो सी में दिखा है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार, तनाव, आवेग, संवेग। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे भार कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसी भी वस्तु यानी ओवरऑल सभी वस्तु पर लागू होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है
ये दोस्तों आपके द्रव्यमान पर आपका डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, निश्चित रूप से आपके एएलपी और टेक्नीशियन के अंतर्गत बेहतर आपका दोस्तों आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा। आप ध्यानपूर्वक जितनी भी आपका साइंस वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो ध्यान से लगाइए। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दो कणों के बीच की जब दूरी दोस्तों आपका बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में निम्न में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशिकत क्रिया के द्वारा। पौधों में जल का चढ़ाव जाइलम के द्वारा होता है और क्रिया पूछा जाता है तो केशिकत क्रिया के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कि कुछ फैक्ट दिया गया है कि मिट्टी के तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ना ये केशिकत क्रिया है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना ये सभी आपके केशिकत क्रिया का उदाहरण है। बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा का मतलब होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा कि द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। दोस्तों एक आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस नियम को दिया था। तो आपका देखिए राइट आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखिए द्रव से रिलेटेड जितने भी आपका चीज़ें होंगे ये आपका सभी आर्किमिडीज के नियम पर आधारित होगा। जैसे आपका लेक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर आपका है, जहाज़ों और पनडुब्बियों की आपका डिजाइनिंग है। इसके अलावा हवाई जहाज जैसे कर दिया तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। तो डी ऑप्शन अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल डैश कहलाता है। इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है। जो भी टेक्नीशियन वाले छात्र हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको पैड ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड किया जाएगा, जिसका फी आपको 99 है। और इसके अंतर्गत ओवरऑल आपको सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि एलपी का अब आपका शुरू होने ही वाला है। तो एलपी का भी उसमें आपको सारा कुछ आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। जितनी भी आपका नोट्स भी कवर कराए जा रहे हैं इन सभी का आंसर आपको टिक करके पीडीएफ दिया जाता है, प्लस आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ए टू जेड, प्लस आपका टेस्ट सीरीज पटना के ओवरऑल संस्थान का मिलता है, जिसमें कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जितनी भी आपका बुक आपका लेटेस्ट लॉन्च होता है ये सारा कुछ आपको वहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे पेड बैच के अंतर्गत। वहाँ पर आपको ए टू जेड आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको सार संग्रह मिल जाता है। और जितनी भी आपका पटना एनआईटी घाट पे आपका टेस्ट आपका चला हुआ है, इन सभी का टेस्ट वाला जितना भी आपका, जैसे मान लिया जाए कि आपका साइंस है तो साइंस का कंप्लीटली क्या है कि एक ही जगह पर आपको टाइप करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से पूरा टेस्ट को एक बार में आप कवर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगा। तो जो भी छात्र नए हैं 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी छात्र जुड़ करके तैयारी भी बेहतर कर रहे हैं। अगला है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, ये आपको ऊपर बताना है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे उत्क्षेप बल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल। दोस्तों जो दाब होता है इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव भी डैश होता है। तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी आपका कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इस पर दबाव क्या होगा, दबाव आपका कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। एरिया को बढ़ाइएगा तो दबाव कम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, खींचते चलते हैं इसको तेजी से। ऊंचाई कहा जा रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर अंदर का दाब डैश होता है। देखिए केबिन के अंदर का जो दाब होता है फ्रेंड्स, याद रखना
आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो बाहर की तुलना में जो दाब होता है ये अधिक होता है। अगर दोस्तों कम होगा तो फिर क्या होगा कि जो आपके हवाई या एरोप्लेन है ये आपके चटक जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए द्रव्यमान प्रति आयतन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को आयतन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। देखिए यहाँ पर इस फैक्ट को आप याद रखिए, जैसे कि आपको घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो पूछा जाता है कि जो आपका घनत्व है इसका यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि इसका जो यूनिट होता है केजी पर आपका मीटर क्यू होता है। कल वाले सेशन में मैंने आपको कवर कराया है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। लगाइए आंसर, आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व पूछा है, आइए देखते हैं। तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए प्रश्न में हमारा देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो ये सभी तो आपको याद ही होने चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश। ठोस जब पिघलता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है। बताइए सही आंसर आपका क्या है। ठोस पिघलने के दौरान इसका टेम्परेचर दोस्तों आपका अपरिवर्तित परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो ठोस पिघलता है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पिघलता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गैस पूछा है। गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब डैश। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि जब अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब डैश। तो बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अणुओं की जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तब आपका होता है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तब होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए तो बेटर होगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका हेर फेर हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट टाइप का है, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। गैस में होता है दोस्तों, याद रखना गैस में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये 36.6 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। यह लगभग आपका जो है दोस्तों इसे आपका लिया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस के करीब लिया जाता है। तो देखिए आपको ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं गया है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट आएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये आपका सेल्सियस है, तो गलत होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो देखिए जल का जो घनत्व होता है ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका मैक्सिमम होता है। तो आंसर इसका लगाइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा करते हैं हम लोग, 4 डिग्री जो सेल्सियस है इसको केल्विन में लेकर के जाइए। तो केल्विन में जाइएगा तो इसमें आपको 273 आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आपका जो है ये आपका हो जाएगा 200 आपका 77 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। केल्विन में लेकर के जाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप जा सकते हैं इसको केल्विन में लेकर के। इसमें आपको 273 फ्रेंड्स आपको ऐड करना है, तो आप केल्विन में जाएंगे और इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन, देखिए इसको आप याद मत रखिए, इसका सिंपल सा इसे याद रखिए, सी अपॉन आपका 100 इक्वल टू एफ माइनस आपका 32 अपॉन आपका 180 होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको जो है निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के स्केल पर किस तापमान एवं पाठ्यांक समान दर्शाएगा, एक समान। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी लोग लाइक अवश्य क्या करें, क्योंकि एक ही क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकताएं होती है। तो इस कारण से आप सभी लोगों को
सेशन को लाइक अवश्य करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट आपका क्लास कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपका प्रोवाइड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और लाइक करना कंपलसरी है, तो आप सभी लोग जिम्मेदारी के साथ सेशन को लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है ये आपको ऊपर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पास्कल है। ठीक है, पास्कल देखिए जो आपका है ये आपका दाब का मात्रक होता है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। देखिए केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये सभी आपका टेम्परेचर यानी कि आपका तापमान का ये आपका मात्रक होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप का अंतर मुख्य रूप से चालन, संवहन और डैश विकिरण से होता है। तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बॉयल भट्टियों में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ऊनी कपड़े के जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी वाले जो कपड़े होते हैं ये ऊष्मा का दोस्तों कुचालक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये आपके ऊष्मा का कुचालक होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक है। तो आपका चांदी होगा, तो चांदी ऑप्शन में आपका है नहीं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, जिससे आपका हीरा है ग्रेफाइट है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेड पेंसिल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। तो ब्लैक होता है, काला, क्योंकि काला कलर ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाता है, ऐसा किसके कारण होता है। देखिए जब बर्फ यानी पानी जो है ये आपके बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है, इसका दोस्तों घनत्व तो आपका उच्च हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उच्च हो जाता है तो आपका राइट आंसर जो होगा घनत्व तो इसका कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर आपका होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तरल का समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होगा। सबसे मंद गति ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, वाष्पीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा होता है। तो ये आपका वाष्पन के कारण से। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लगाइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर होगा आपका ये विद्युत प्लग एवं स्विच। ये आपका दोस्तों ये आपका जूल पर आधारित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। इसके अलावा जैसे बात करेंगे आप इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक आपका आयरन है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त आपका फ्यूज है, तो ये आपके जूल के तापमान नियम पर आपके आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा संतुलन हीट ब्रिज क्या है। लगाइए आंसर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका होगा कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच एक आदर्श संतुलन है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का सुनीमा नियम यह बताता है कि। ऊष्मा गति का सुनीमा नियम क्या बताता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से आप रिपीट करेंगे। ऊष्मा गति का सुनीमा नियम ये कहता है यदि दो निकाय किसी अन्य यानी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय यानी कि तापीय आपका क्या है कि तापीय साम्य में अगर है तो उस पर क्या होता है कि परस्पर जो आपके ऊष्मा होते हैं ये आपका इक्वल होता है, बैलेंस होता है, जो कि आपके दोस्तों कहलाते हैं ऊष्मा गति का की का सुनियमा नियम। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण को जानते हैं। ऊष्मा गतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका देखिए प्रथम गतिकी का आपको नियम दिया गया है। इस नियम अनुसार यदि हम किसी निकाय को ऊष्मा क्यू प्रदान करें तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी डेल्टा यू में करने एवं शेष भाग निकाय द्वारा डब्ल्यू कार्य को करने में व्यय होता है, अर्थात क्यू इक्वल टू आपका डेल्टा यू प्लस आपका डब्ल्यू होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट का।
पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि तरंग लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तरंग लंबाई को जो है लेमडा में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, लेमडा में दर्शाया जाता है। लेमडा का ये आपका सिंबल रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, एक तरंग का वेग v आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f तरंग दैर्घ्य आपका लेमडा है, तो पूछा रहे कि डैश। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। देखिए v इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू आपका लेमडा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। बताइए सही आंसर क्या है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है ये आपका लाल प्रकाश का। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपको फैक्ट याद रखना है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये 6563 एंग्स्ट्रॉम होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य 3969 एंग्स्ट्रॉम होता है। तो पूछेगा तो इसी दोनों में से कोई आपका पूछेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। देखिए बताइए आप सभी लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए अवरक्त होता है। यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एक्स रे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त। देखिए जो अवरक्त होता है, जो आपका रिमोट से आपका किरण निकलता है, इसे अवरक्त कहा जाता है, यानी इंफ्रारेड कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुदैर्घ्य आपसे पूछे आ रहा है, इनमें कौन अनुदैर्घ्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य। रेडियो तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग ये सभी फ्रेंड्स आपका अनुप्रस्थ है। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न एवं 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए आपके एकदम जो है आपका हुबहू क्वेश्चन पूछा है, ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपका जो है ये आपका दोस्तों रिपीट किया गया क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा 2018 शिफ्ट में भी आपका पूछा है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है जैसे कि अनुप्रस्थ, जैसे कि आपका इस प्रकार से जो तरंगे गमन करती है अनुप्रस्थ कहा जाता है। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो डी आपका राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दृश्यमान विकिरण की खोज किया था। दृश्यमान विकिरण की खोज करता है आपका न्यूटन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जैसे कि दृश्यमान विकिरण का खोज आइजैक न्यूटन ने किया है, एक्स किरण का डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया है, रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेकुलर ने किया है, आपका टेलीग्राफी का जी मार्कोनी ने किया है और रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ये अल्ट्रासाउंड जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो है, ये सभी आपका विद्युत चुम्बकीय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों एवं प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल सही आपका नहीं। देखिए ध्वनि तरंग जो होता है ये अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई जाती है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्ज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपका 20 हर्ज से आपका 20,000 आपके हर्ज होता है। ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि तरंग आयाम डैश होता है। तरंग आयाम की बात करी जाए तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा माध्यम कणों द्वारा मध्य स्थान की किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलिए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की
तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है फ्रेंड्स आपका गामा किरण का, और सबसे अधिक होता है आपका अल्फा का। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम लोग कि भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक होता है दोस्तों आपका ये आपका अल्फा किरण का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युतीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा आपका गामा का, और सबसे अधिक हो जाएगा आपका जो है आपका अल्फा का, और वेदन क्षमता सबसे अधिक अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा गामा का। ध्यान रखिएगा गामा का, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल के बीच का सही संबंध क्या है। देखिए आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है 1/, आपका टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किसी ध्वनि की आवृत्ति, तो देखिए यहाँ पर आपका पूछा कुछ और जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है n = 1/, आपका t हो जाएगा। n देखिए वही आपका है फ्रीक्वेंसी आपका, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस भौतिक वैज्ञानिक के समार में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनरिक रूजोल्ट हर्ज। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्वनि नहीं कर सकता है। अगला है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का सर्वोपरास क्या है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, तो अभी रिसेंटली मैंने कवर कराया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। तरंग दैर्घ्य को फ्रेंड्स याद रखना है, तरंग दैर्घ्य को निरूपित किया जाता है लैम्डा के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्व सीमा लगभग डैश होती है, तो 20 हर्ज से आपका 20,000 हर्ज, जो कि सी आपका गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी में दिया गया है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, तो ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 20 हर्ज है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। 20,000 से कम होगा तो नहीं सुना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। चमगादड़ जो होता है ये 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस करता है और पुनः इसे इको प्रोड्यूस होकर के सुनाई पड़ता है, जिस कारण से ये टर्न लेती है, तो इसे कहा जाता है परासरबी तरंग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ठोस के गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होगी। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल आपका राइट आंसर हो जाएगा घट जाती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल डैश होती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। कुछ मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, जैसे वायु में ध्वनि की चाल जो होता है ये आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन ये सभी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, बस आपको यहाँ पर रखना है, ये आपको याद रखना है, समुद्र वाला रखना है और लोहा का रखना है 5100 आपका 30, जो अभी तक आपका रिकॉर्ड है पूछने का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। ध्वनि का वेग डैश होता है, ध्वनि का वेग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये पूछना चाह रहा है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है, तो गर्मी में जो होता है ध्वनि का वेग आपका अधिक होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी वृद्धि होता है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पूछा गया है क्या, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल दिया गया है कि 300 आपका 16 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए अभी आपने जस्ट आपने कवर किया हुआ है, ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला है अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिच। ऑप्शन आपका ए सही है।
किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को निम्न में से क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति को कहा जाता है टोन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला कहा जा रहा है कि ये उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होती है, सही दिया गया। इसका उपयोग उद्योगों व चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सही दिया गया है। ये बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ की यात्रा करता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो देखिए एक ध्वनि को आपने सुन लिया हुआ है, तो इसका 1/10वां हिस्सा तक पहले वाला ध्वनि आपका बना हुआ रहता है, तो ये 0.1 हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृढ़ता जो गहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्वनि की दृढ़ता जो गहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए इसका जो न्यूनतम आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ये आपका 17 मीटर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण से सुनाई पड़ता है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन के कारण से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, आपको मुंह पर याद होना चाहिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो है अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति को मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरणों को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है सोनार, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं? बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका परभासी, इसमें अंशतः देखा जाता है और पारदर्शी में पूरा देखा जाएगा, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रदान किया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा, तो बी करेक्ट है। एएलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है, तो याद रखना है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश डैश में संचारित होता है? प्रकाश संचारित होता है सीधी रेखा में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। हालांकि जब अपने मार्ग में ये गुजरती है तो काफ़ी सारे कण के कारण से ये इधर उधर आपका बिखरते हैं, इस कारण से प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। प्रकाश जो है पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है और प्रकाश का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट का समय लगता है, 1.3। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, बाकी जो आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो 157 क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है 2 क्लास में। आप नेक्स्ट क्लास में इसका लगभग आपके 45 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक करके जाए, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप क्लास को मिस नहीं करेंगे और आप नियमित तरीका से आप रेगुलर बेसिस पे आप सारे चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय, बेस्ट ऑफ लक।